ठीक सर है। आवाज यस कम सर। आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? यस अभी सर, आवाज आ कंप्लीट रही आवाज आ रही है। है? क्या चीज? अब आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है प्रॉपर। ठीक है। तो शालाक्य का आज हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। तो इसके बाद फिर आपका 1 तारीख से पूरा फ्रेश ये सीरीज चालू होगी, और इसमें हम 15 दिन में इसको पूरा फिनिश करेंगे। तो शालाक्य तंत्र आपके फाइनल ईयर का फाइनल प्रॉप का इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमको इंट्रोडक्शन ऑफ शालाक्य तंत्र देखने को मिलता है। अभी मैं बताऊंगा कि इसके अंडर में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और पेपर 1 में ही हम नेत्र रोग को पढ़ते हैं। इसके बाद पेपर 2 में बाकी 4 चीजें हम पढ़ते हैं ईएनटी की, यानी कि शिरो रोग, कर्ण रोग, नासा रोग और मुख रोग। ये 4 चीजें हम पढ़ते हैं। तो आज मैं पेपर 1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसको आप देखिए कि हमें पहले ब्रॉड हम देखते हैं कि हमें देखना क्या क्या है, इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे शालाक्य तंत्र की निरुक्ति, परिचय, परिभाषा और इतिहास। तो आपका जब भी क्वेश्चन में फाइनल प्रॉफ में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें ये चीज रहेगी। ऐसे ही एज इट इज आपसे पूछा जाएगा कि शालाक्य तंत्र की निरुक्ति परिभाषा बताते हुए फिर उसमें क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन ऐड रहेगा। तो ये आपको पढ़ना रहेगा, निरुक्ति, परिचय, परिभाषा और इतिहास। यहीं से मैं स्टार्टिंग करूंगा आज की। इसके बाद फिर आपका सेकंड है नेत्र शारीर। इसमें मैं आपको एनाटॉमी ऑफ आई पढ़ाऊंगा, आयुर्वेद और मॉडर्न के अनुसार, कि आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या किस पार्ट को कहते हैं आंख में, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं और उसके क्या बेसिक फंक्शंस हैं, इसको कवर करूंगा। फिर ये आपका थर्ड पॉइंट आता है नेत्र में मंडल, संधि और पटल। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मान के चलिए फाइनल प्रॉफ में क्वेश्चन आना ही आना है। और ये आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 और 2025 के एआईपीजीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बीच बीच में आपको पीजी के भी क्वेश्चंस बताते रहूंगा कि किस पार्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आता है आपका नेत्र रोग के निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप और चिकित्सा। ये जो चिकित्सा वाला पार्ट है ये भी आपका एक अलग ही सेक्शन है। इसमें क्रियाकल्प करके हम देखेंगे कि आयुर्वेद में कौन कौन सी थेरेपी से किस किस बीमारी की इलाज होती है। तो ये एक पूरा अलग सेक्शन है, और यहाँ से भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, आपके पीजी में भी और यूजी में भी। और लास्ट में हम देखेंगे नेत्र रोगों का वर्गीकरण, यानी कि जो 76 टाइप्स की जो डिजीजेस होती हैं उसको कैसे टेबल में क्लासिफाई किया गया है और किस सीक्वेंस में हमें उसको पढ़ना है। तो ये 5 इंट्रोडक्शन हो गए, इसी सीक्वेंस में हमें पूरा पेपर 1 को कवर करना है। ठीक है। और लास्ट में एक अधिष्ठान अनुसार, यानी कि अलग अलग मैं पढ़ाऊंगा आपको कि संधिगत रोग होते हैं, फिर वर्तमगत रोग होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इंट्रोडक्टरी में अध्याय 1 देख रहे हैं, और इसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग होती है, तो उसमें क्वेश्चन रख के पूछता है शालाक्य की निरुक्ति, परिभाषा एक्सेट्रा बताते हुए आप उस चीज को बताइए। तो मान के चलिए कि आपको शालाक्य की निरुक्ति और परिभाषा एज इट इज आपको रटनी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ फिर आप उसको रटोगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। तो शालाक्य की निरुक्ति, शलाकिया यत कर्म क्रियते तत् शलाक्यम, अर्थात जहाँ चिकित्सा कार्य के लिए शलाका यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे शलाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी निरुक्ति। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शलाका यंत्र, तो शलाका यंत्र से हमारा क्या मतलब निकल सकता है? ये एक आयुर्वेदिक टूल है, इसको आप प्रोब से भी ले सकते हो या कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डायग्नोसिस भी करते हैं, हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, या फिर सर्जरी में भी हम यूज करते हैं, और वो ईएनटी के पर्पज से यूज हो रहा है, यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, सुप्रा क्लेविकुलर रीजन के हिसाब से वो यूज हो रहा है। यानी कि हमारे कंधे के ऊपर जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उसको हम सलाका यंत्र की मदद से जब हम ठीक करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम शालाक्य कहते हैं। फिर यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, तत्र शालाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगणा नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ च। ठीक है, ये आपको श्लोक अगर लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाला के सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये श्लोक आपको याद होनी चाहिए।
इससे आपका मार्क्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आयुर्वेद का वह अंग जिसमें कर्ण, नेत्र, मुख एवं नासिका, वही जो हम पढ़ते हैं आई, ईयर, नोज और थ्रोट आदि में होने वाले ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का निवारण किया जाता है एवं उक्त रोगों के निवारणार्थ शलाका यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे शलाक्य कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो आयुर्वेद का वो ब्रांच जो आई, ईयर, नोज और थ्रोट और सिर में, इनमें होने वाली सारी बीमारियों के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डील करता है और शलाका यंत्र का यूज करते हुए उस चीज को वो ठीक करता है, तो उसे हम शलाक्य कहते हैं। उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम शलाक्य कहते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत एवं उनके चिकित्सा संबंधित विषय जिसमें मेंशन्ड हो उसको हम शलाक्य कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उपरोक्त विषय से संबंधित ग्रंथ अथवा ग्रंथ के किसी अंश को जिसमें उक्त विषय का वर्णन हो उसे शलाक्य तंत्र कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये वाला श्लोक, जो ये मैंने श्लोक रेड में मार्क कर रखा है, ये आपको लर्न करना है और ये बेसिक से आपको ये दोनों चीजें लर्न करनी है और ऊपर की एक निरुक्ति लर्न करनी है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ तक के लर्न करने हैं। इसके बाद हम आते हैं शालाक्य का अवतरण। अब ये हमारा शालाक्य आया कहाँ से, ठीक है, इसका अवतरण कहाँ से हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में शालाक्य का पूरा वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। हमारे जितने भी बीएमएस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ओरिजिन कहीं ना कहीं संहिताओं से ही होती है। तो अगर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शालाक्य तंत्र का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, तो सुश्रुत संहिता जब आप पढ़ते हो उसके उत्तर तंत्र में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो एक चीज इसकी मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, शालाक्य का अवतरण, जैसे हम आयुर्वेद का अवतरण पढ़ते थे उसी तरह हमें शालाक्य का भी अवतरण देखना है कि शालाक्य किस सीक्वेंस में आया हम लोगों के पास। तो यहाँ की भी स्टार्टिंग ब्रह्मा से हुई, फिर दक्ष को गया, फिर अश्विनी कुमार को गया, फिर इंद्र को गया, फिर धन्वंतरी के पास गया। उसके बाद यहाँ पे भी 2 डिविजन्स हुए और ये सारे जो थे औपधेनव, वैतरण, पौष्कलावत, औरभ, करवीर, गोपुर, रक्षित और सुश्रुत, ये आपके सर्जरी ब्रांच वाले थे। यानी कि जो शल्य प्रधान तंत्र, इन्होंने इसको पढ़ा और फिर उस पर अपनी अपनी संहिताएं लिखी। और ये जो 4 नाम है, निमि, कांकायन, गागर्य और गालव, ये चारों ने पूरा पूरा शालाक्य पे वर्क किया, उसकी स्टडी की, उस पे संहिता लिखी और वही संहिता का जो एक एक्सट्रैक्ट है शालाक्य तंत्र, उसको आज हम पढ़ते हैं। तो ये शाला के प्रधान ग्रंथों के रचनाकार हैं, निमि, कांकायन, गागर्य और गालव। तो ये आपको एक बेसिक इंट्रो मिला कि शाला की अवतरण कैसे हुई, कैसे हम लोगों ने इसको देखा। ब्रह्मा से शुरू हुआ और फिर ये इसके रिस्पेक्टेड आचार्य थे जिन्होंने इस पे वर्क किया। इसमें और भी कुछ आचार्य थे जिन्होंने शालाक्य के विद्वान, जिनको आज के टाइम पे कहा जाता है, इनका संहिताओं में मेंशन किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि निमि, कराल, कंकायन, गागर्य, गालव, सात्विक, शौनक, भद्र, शौनक, चक्षुष और भोज। तो इसका एक आपको ऐसे ही जनरल आउटलुक ले लेना है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में बस आपको एक पता होना चाहिए कि कोई चीज कहाँ से आई है, उसका आप आगे पीछे जानते हो तो सही रहता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका इतना था इंट्रोडक्टरी पार्ट कि शालाक्य का बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होता है। अब हम आते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग करनी है आई से, और पार्ट 1 ऑफ द शालाक्य में आपको पेपर 1 में आई से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी जो ईयर, नोज और आपका सिर है, वो मुख रोग है, वो पार्ट 2 में आता है। तो आज मैं आपको नेत्र शारीर का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगा और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं नेत्र शारीर से, ठीक है। तो सबसे पहले नेत्र शारीर को हमको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, ताकि हम अभी हम पूरा सब कुछ पढ़ेंगे तो हमें बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि हमारी आंखों में जो संरचनाएं हैं, जो पार्ट्स हैं, उसको आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न के अनुसार क्या कहते हैं, ये चीज हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो उससे आपको कोई भी चीज समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहला पार्ट आपको यही लर्न करना है। जैसे जो हमारी आईबॉल होती है आंखों में, उसको हम नेत्र गोलक कहते हैं। जो हमारा आईलिड होता है, ठीक है, जो पल आईलिड होता है, जो हम बंद करते हैं, ब्लिंक करते हैं, उसको नेत्र वर्त्म कहते हैं आयुर्वेद में। फिर जो आईलैशेस होती हैं उसको हम पक्ष में कहते हैं। जो कृष्ण मंडल है, यानी कि जो हमारे आंखों का काला पार्ट है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। फिर जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई हम किसी में भी देखते हैं, वो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई स्वेट मंडल है, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। और जो सबसे सेंटर में सबसे छोटा पॉइंट होता है उसको हम दृष्टि मंडल कहते हैं, जो कि प्यूपिल है।
तो ये कोरिलेशन, ये टेबल आपको अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लेना है। ये आपको यूजी पीजी प्लस जब आप ओपीडी रन करोगे तब तक आपको ये चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि आयुर्वेद के अनुसार और एलोपैथ के अनुसार, मॉडर्न के अनुसार दोनों को क्या कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न का एक आउटलुक देता हूँ कि ये जो मैंने पार्ट्स बताए हैं इसको क्या कहते हैं और इसमें क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपका पार्ट्स ऑफ द आई है, यहाँ पर सबसे फ्रंट में आता है कॉर्निया। ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आंख का वो ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड आउटर लेयर है जो हमारी आइरिस और प्यूपिल को कवर करता है। अभी मैं आपको एक आई का पूरा डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। तो जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है, सबसे बाहर का लेयर होता है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप्ड होता है, और उसका काम क्या है? एक पर्दा बना करके आइरिस और प्यूपिल को ढक करके रखना। ठीक। और दूसरा फंक्शन क्या है? जब भी हमें पता है कि जब लाइट हमारे आंखों पे टकराती है, उसी से हमको कोई भी चीज विजिबल होती है, उसका एक रिफ्लेक्शन बनता है, फिर वो हमारी रेटिना पे फॉल करता है, फिर हम उससे इमेज को देख पाते हैं। तो वो जो लाइट हमारी आंखों पे एंटर कर रही है, तो कौन से पार्ट पे सबसे पहले टकरा रही है? तो वो टकराती है सबसे पहले कॉर्निया पे। और कॉर्निया की एक इम्पोर्टेंट मजेदार बात क्या है कि कॉर्निया के पास अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एक्वस ह्यूमर और टीयर्स के थ्रू मिलता है। तो इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। ओके। और इसका मेन फंक्शन क्या है? क्यों कॉर्निया हमारे ईश्वर ने हमारे आंखों में दी है? क्योंकि ये लाइट को बेंड करता है। जब हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है तो जो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर जो लाइट को बेंड करता है अंदर की तरफ, वो यही है। और कहाँ बेंड करके भेजता है? रेटिना के पास भेजता है। ठीक है। तो ये हो गया कॉर्निया, ये आपका सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो हमारे विजन में काम आता है। इसके बाद हम आते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा मैंने आपको बताया जो आंख का सफेद हिस्सा होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, राइट। तो आई का आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस कोट होता है जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है। ठीक है। ये आउटर मोस्ट ये भी है, इस उसके जस्ट बाद पाया जाता है और फ्रंट में ही विजिबल होता है। ये टफ होता है कंपेरेटिवली। ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट था, वीक था, लेकिन ये टफ है और ये फाइब्रस कोट है। उसके बाद इट फॉर्म्स पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट ऑफ द आई वॉल। ये क्वेश्चन आपका एआईपीजीटी में पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है। कि स्क्लेरा जो है वो आईबॉल का कितना पार्ट कवर करता है, उसमें चार ऑप्शंस रहेंगे, तो उसका एक आंसर था 5/6। तो स्क्लेरा फॉर्म्स पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट ऑफ द आईबॉल, ये आपका पीजी का क्वेश्चन है। इसके बाद स्क्लेरा क्यों बनाया गया है, क्या फंक्शन है इसका, क्यों हम ये रचना हमारी आंखों में है? तो ये जो है हमारी आंखों को शेप जो हमारा है उसको मेंटेन करता है और प्लस हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इसके अंदर ही मसल्स अटैच होते हैं जो आई मूवमेंट कराते हैं। तो ये वाला जो पेज है इसमें मैंने हिंदी लैंग्वेज में ही सब कुछ इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। इसके बाद आपको जो पेज मिलेगा उसमें आपको बुकिश लैंग्वेज के डेफिनेशंस मिलेंगे जिसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाला अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके एज इट इज पेपर में भी लिख सकते हो। और एज अ डॉक्टर भी आपको नॉलेज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि भाई ये चीज क्या है, तो वो आपको इसी लैंग्वेज में जब पता होगा, आसान लैंग्वेज में, तो आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। तो स्क्लेरा का फंक्शन क्या देखा हमने? प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, और इसके अंदर ही मसल्स अटैच होती हैं हमारी आंखों की सारी, और इसी की मदद से हम अपनी आई मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये स्क्लेरा का फंक्शन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आइरिस। आइरिस भी आंख का एक हिस्सा है। ठीक है। और कौन सा हिस्सा है? जो हमारी आंखों में व्हाइट पार्ट के जस्ट बगल में जो ब्लैक पार्ट ऑफ द आई होती है। किसी किसी का आपने देखा होगा कि ये कलर्ड पार्ट ऑफ द आई ब्लैक भी होता है, कुछ लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं, कुछ की ब्लू होती है, कुछ की हल्की से रेडिश भी होती है। तो यही जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है इसको हम आइरिस कहते हैं। और इसी के अंदर प्यूपिल होता है एकदम छोटा सा सेंटर में। तो इट कंटेन्स प्यूपिल इन द सेंटर। और इसका फंक्शन क्या है? ये प्यूपिल की ही, जो इसके अंदर प्यूपिल है उसी की साइज को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट हमारे आंखों में एंट्री करेगी। तो एक तरीके से ये रेगुलेटर है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब बहुत ज्यादा तेज लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है और फिर हमें क्लियरली विजन नहीं होगा, चीजें विजिबल नहीं होंगी। इसलिए एक प्रॉपर लाइट हमारे आंखों में जानी चाहिए। तो उसके लिए भी ईश्वर ने, नेचर ने हमारे लिए कंट्रोलर बना रखा है जो कि आइरिस ये काम करता है। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब ब्राइट लाइट, यानी कि आप किसी की आंख पे टॉर्च मारोगे, तो जो प्यूपिल यानी सेंटर मोस्ट में छोटा सा गोल हिस्सा है
वो स्मॉल हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसको हम, इस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाती है, क्योंकि हमें अच्छे से देखना होता है, हमारा फंक्शन है सर्वाइवल ह्यूमन बॉडी का। तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो डायलेट हो जाती है ताकि हमें विजिबिलिटी हो डार्क जोन में। इस प्रोसेस को हम माइड्रिएशिस कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आइरिस हो गया, और ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये सीक्वेंस में है, तो आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा किसका क्या फंक्शन कैसे है। ठीक है। अब इसके बाद क्या स्ट्रक्चर आता है, इसके बाद स्ट्रक्चर आता है लेंस। तो लेंस को आप एकदम ऐसे जो आप ग्लासेस पहनते हो उसको अपने इमेजिनेशन में लेकर के आओ, और ऐसा समझो कि नेचर ने हमें जो लेंस दिए हैं उसका भी सेम टू सेम फंक्शन है। और ये कहाँ पाया जाता है, अभी जो मैंने बताया आइरिस, आइरिस के पीछे ये प्रेजेंट होता है ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। इलास्टिक स्ट्रक्चर है तो मतलब इसमें इलास्टिसिटी होगी, ये अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट से सिलियरी बॉडी से जुड़ी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको कहीं ना कहीं से तो अटैच होना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे आपका जो चश्मे का लेंस होता है वो फ्रेम से कनेक्टेड होता है ताकि वो गिर ना जाए। अगर वो डायरेक्ट सस्पेंडेड रहेगा, ढीला रहेगा, तो वो गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स से सिलियरी बॉडी से जुड़ी होती है। अब इस लेंस का क्या फंक्शन है, तो इसके दो फंक्शन है। इसका फंक्शन नंबर वन ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराता है, यानी कि हमने पहले मैंने पढ़ाया था सबसे फर्स्ट पॉइंट कि पहली बार लाइट जब हमारी आंखों से टकराती है तो उसको कॉर्निया डील करता है और उसको बेंड कर देता है अंदर की तरफ। और दूसरा बंदा या दूसरा पार्ट जो यही सेम काम करता है कि लाइट को और बेंड कराने का काम कराता है, तो वो ये लेंस है। आफ्टर कॉर्निया लाइट को रेटिना पे सबसे ज्यादा बेंड कराने का जो काम करता है वो लेंस होता है। दूसरा काम इसका क्या है, इसका दूसरा काम है एकोमोडेशन, यानी कि जो हमारी लेंस होती है वो डिस्टेंस के हिसाब से अपने सिचुएशन को, मतलब अपने शेप को चेंज करती है। ठीक है। जब हम किसी बहुत दूर की चीज को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब हम पास की चीज को देखते हैं तो हमारा लेंस अपने इलास्टिसिटी नेचर के वजह से अपने आप को कॉन्वेक्स मोड में ले आता है, मोटा कर लेता है। तो ये हमारे लेंस का अपना एडाप्टेशन है जिससे हम बेटर इमेज अपने रेटिना पर फोकस करवा पाते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारे लेंस का फंक्शन हो गया। दो फंक्शन हमने देखा, एक रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट रेटिना पे, और एक एकोमोडेशन मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से, दूर पास की नजर के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके लाइट को प्रॉपरली बेंड करा पाना। अब आता है रेटिना। रेटिना जो हमें पता है कि ये सबसे पीछे का हिस्सा होता है आईबॉल का, आपने एनाटॉमी में भी देखा होगा। तो ये इनर मोस्ट सेंसरी लेयर ऑफ द आई है, और इसी में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बेसिक्स है कि इसमें रॉड और कॉन सेल्स होते हैं। ठीक है। ये हमारे आंखों के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, जब हमारी आंखों पे लाइट पड़ता है तो यही उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट किया, और फिर इसको, इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कौन रिसीव करता है, इसको रिसीव करता है ऑप्टिक नर्व। और फिर ये ऑप्टिक नर्व जा करके ब्रेन को बताता है कि ये लाइट हमारे पास आई है, इसको आप इमेज में कन्वर्ट करके बताओ कि क्या करना है। ठीक है। तो रेटिना का यही काम है कि जो ऊपर से लाइट बेंड कर करके अंदर भेजी जा रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करो, और फिर उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे भेजो ताकि इमेज बन पाए। तो ये बेसिक सा सबको क्लियर है। अभी जितनी चीजें मैंने बताई मॉडर्न में, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अनुज, अनुज, बुद्धेश्वर, अपर्णा। ये सर आ गया समझ में। ठीक है। मेरा स्पीड सही है ना, किसी को बहुत तेज तो नहीं लग रहा है? नहीं सर सही है एकदम सही। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पार्ट ऑफ द आई, और इसको यकीन मानिए आप अगर इस वाले पेज से पढ़ेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा रहेगा, क्योंकि पढ़ते तो हम इसको आप लोग सैकड़ों बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन अभी कोई आपसे रैंडम भी पूछ ले कि कॉर्निया का क्या फंक्शन है, तो आप हिचकिचा जाओगे, नहीं बता पाओगे। तो एटलीस्ट इतना तो आप जानो ही कि क्या मैंने बताया है और क्या कैसे होता है। तो ये आपकी आंख का कोई भी क्वेश्चन आता है मॉडर्न का तो आप कवर कर पाओगे। और ये तो एक बेसिक सा इंट्रो है, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, फिर लेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या डिविजन्स हैं। लेकिन बेसिक आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब चूंकि ये एग्जाम में ये समझने के पर्पज से ये नोट्स बनाया गया था इतना पार्ट,
अब इसी को बुक किस फॉर्म ऑफ व्यू से भी मैंने बनाया है कि जो आपको एग्जाम में एज इट इज लिख करके आना है, अगर कुछ भी बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसको मैं क्विकली रीड कर देता हूँ, मतलब वही सेम चीज है, बस यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है? Retina is a layer at the back of the eye. It converts light that enters into the eye into electrical signals and sent through optic nerve to the brain. वही सेम चीज जो मैंने बताया। फिर लेंस का लिखा हुआ है, it is a transparent biconvex structure suspended behind the iris of the eye, the sole function of which is to focus the light and image from the outer world, bending them onto the retina. वही सेम चीज कि बेंड करके रेटिना तक पहुंचाता है, बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। आइरिस का मैंने बताया, जो हमारे आंखों का कलर्ड हिस्सा होता है, कुछ लोगों का लाल होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, ये फ्रंट ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर प्यूपिल होता है सेंटर में। और आइरिस जो है हेल्प्स कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल टू लेट मोर और लेस लाइट एंटर इनटू द आई। फिर इसमें कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हैं, एक वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी आंखों में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, सिलियरी बॉडी। ये कहाँ पे होता है? ये लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस ऑफ द आई। और इसका जॉब क्या है? इट्स जॉब इज टू मेक एक्वस फ्लूइड एंड टू चेंज द शेप ऑफ योर लेंस व्हाइल योर आई इज फोकसिंग। तो ये जो सिलियरी बॉडी है ये दो काम करती है। क्या क्या कर रही है? एक तो एक्वस फ्लूइड को बना रही है, और दूसरा जब हमारा आई फोकस कर रहा होता है तो ये हमारे लेंस की शेप को चेंज करने का काम करवाती है, सिलियरी बॉडी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं प्यूपिल। प्यूपिल मैंने बताया, इट इज द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ब्राइट लाइट या डिम लाइट अकॉर्डिंगली उस पर पड़ती है। और प्यूपिल का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जब आप आईसीयू वगैरह में कभी ड्यूटी किए होंगे, तो जब वहाँ पे पेशेंट का हमको डेथ डिक्लेयर करना होता है तो हम उसमें कुछ चीज़ें चेक करते हैं। तो उसमें प्यूपिल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसको हम टॉर्च डाल करके उसके प्यूपिल को चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर टॉर्च डालने पे उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है और वो डायलेटेड हो चुकी है, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि पेशेंट जो है अब नहीं रहा। इसके बाद ऑब्वियसली हम ईसीजी वगैरह करा करके फिर ही कंफर्मेशन करते हैं। लेकिन आप एश्योर हो सकते हो, हार्ट बीट और पल्स नहीं मिल रही है और प्यूपिल डायलेटेड है, तो पेशेंट अब जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये प्यूपिल का रोल होता है कि आप वो जब आप उस पर टॉर्च मारते हो या लाइट मारते हो तो वो रिएक्ट करता है। ओके, इसके बाद फिर हम देखते हैं कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। ये मैंने बताया, वही सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। इंग्लिश में इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आपको ये रट करके, रटन तु विद्या करके इसको आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो हिंदी वाला जो मैंने लिख रखा है वर्जन, उसी को समझ के इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हो तो उस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता इस दुनिया में उसको। ठीक है, इसके बाद क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको एज इट इज बच्चों जैसे 8th 9th की तरह डेफिनेशन लिखना है। अब आप डॉक्टर्स हो, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको नॉलेज कितना है एग्जामिनर वो चेक कर रहा होता है पेपर के टाइम पे, ना कि ये कि आप बच्चों की तरह डेफिनेशन लिख रहे हो एज इट इज रिटन टू वाला। राइट, इसके बाद स्क्लेरा का भी वही चीज लिखा हुआ है। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि AIPGT 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 5th 6th पार्ट ऑफ द आउटर को ये कवर करता है। और इसमें एक स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन होता है जिसको हम लिम्बस कहते हैं। ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, फिर ये वाला पेज हमने हिंदी वर्जन में आसान भाषा में पढ़ा था। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक वाले पार्ट पे। यहाँ पर आपको नेत्र गोलक का प्रमाण, ठीक है। अब हम जो आयुर्वेद की एनाटॉमी है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा 15 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि शला के नेत्र शरीर की इस इन चीजों की वर्णन करते हुए नेत्र गोलक का प्रमाण, उसका स्वरूप लिखें। और प्लस पीजी में भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या यहाँ पर लिख रखा है कि नेत्र गोलक का प्रमाण, यानी कि जो हमारा आई बॉल है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो इसको आचार्यों ने कैसे बताया कि ये आपका अंगूठा है सपोज, राइट। तो इस अंगूठे का जो मध्य भाग है, तो ऐसा ही इसका हमने एक कोरिलेशन बना लिया कि ये हमारा अंगूठा था, इसका मध्य भाग था। इसको हमने कंसिडर किया कि यहाँ से यहाँ तक एक अंगुल है। तो इस एक अंगुल को अब हमने कंसिडर कर लिया एक डायमेंशन। तो नेत्र गोलक का बाहुल्य, बाहुल्य का मतलब होता है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर, मतलब कि आगे से पीछे जब आप आ रहे हो तो वो 2 उंगली ऐसी ऐसी आप रखोगे ज्वाइन करके, तो इतना जितनी मोटाई हुई दोनों का कंबाइन करके, इतना हमारा आई बॉल आगे से पीछे चौड़ा होता है, इतना उसका डायमेंशन होता है। तो इसके कहने का सेंस ये है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका डायमेंशन में ये कहना क्या चाह रहा है, क्या अंगुष्ठ का मतलब है। बहुत बच्चों को लगता है कि
अंगुष्ठ ही पूरा पूरा ले लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका अंगूठा है, ये आपका मध्य भाग है, इसको हमने 1 अंगुल माना इतने डायमेंशन को, और ऐसा एक ही अंगूठा और ज्वाइन कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इतनी थिकनेस होती है, इतना बाहुल्य होता है एंटीरियर से पोस्टीरियर, यानी हम आईबॉल को जब पीछे से आगे तक नापेंगे स्केल से तो ऐसा 2 अंगुल होता है। और आयाम एवं विस्तार की बात करें यानी लंबाई एवं चौड़ाई, तो वो 2.5-2.5 अंगुल होती है। और ये क्वेश्चन भी पीएससी एग्जाम्स में आते रहते हैं। जो भी आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रख करके आता है कि नेत्र गोलक का बाहुल्य क्या है, उसकी नेत्र गोलक का लंबाई एवं चौड़ाई क्या है। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि अरे क्या ही है, 2 अंगुल रट लिया, 2.5 अंगुल रट लिया। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा 2.5 अंगुल था, कौन सा 2 अंगुल था, राइट। तो इसको आपको एकदम क्लियर समझ करके चलना है कि बाहुल्य का मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको जैसा पता है कि आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब भी थ्योरी को मेंशन किया, संहिता में जो भी पॉइंट्स लिखे, उसको किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों से कंपेयर करके बताया कि ये चीज इस फूल के कलर की तरह होगा। तो उसी तरह नेत्र गोलक हमारे आईबॉल का स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये गोस्तनाकार होता है, यानी कि जो गाय का जो स्तन होता है उसके आकार का होता है, जो कि गोल होता है और गाय के स्तन के स्वरूप वाला होता है, यानी कि वृत्त गोस्तनाकार, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पीएससी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। पुराने पीएससी के पेपर आप सॉल्व करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि कैसा शेप होता है, तो वो वृत्त गोस्तनाकार के शेप का होता है। तो इसको आपको रफली अपने दिमाग में नॉलेज रखना है। इसके बाद हमें पता है कि संसार की सभी चीजें पंचभौतिक हैं, राइट। तो हमारी आईबॉल भी पंचभौतिक होगी। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी आंख है, इसमें जो आईबॉल है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उसमें कौन से पार्ट को कौन सा महाभूत बना रहा है। जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी में जहां पर भी स्पेस है, हॉलो स्पेस है, उसमें आकाश का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अब जैसे हमें पता है कि जो हमारी लेक्राइमल डक्ट होती है, डक्ट का मतलब ही हो गया कि ये किसी पाइप से कनेक्टेड है, हॉलो स्पेस हो गया। तो ये अश्रु मार्ग की जो उत्पत्ति होती है यहीं से होती है। तो वहां पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, तो ये आकाश महाभूत का काम हो गया उसमें, उसकी उत्पत्ति में। फिर हमें पता है कि मोस्टली आयुर्वेद में जहां पर भी कृष्ण भाग रहता है, जैसे आप अभी शल्य में पढ़ोगे जहाँ पे भी व्रण वगैरह में कृष्ण कलर होता है, मोस्टली वो वायु का काम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैक पार्ट ऑफ द आई है उसको बनाने में वायु का काम आया। फिर अग्नि का काम किस में आया, जो हमारी आंखों का वेस्कुलर पार्ट है, यानी कि जो हमारे आंखों की नसें हैं, वो अग्नि महाभूत बनाने का काम करी है, और ये पित्त स्वरूप रक्तवर्ण भाग है। इसके बाद जो हमारी आंखों का सफेद हिस्सा है उसको जल बनाता है, और जो हमारी आंखों का पृथ्वी महाभूत है, मांसल भाग है, उसको पृथ्वी महाभूत ने बनाया है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है, इसको आप कई बार पढ़ते आए हो कि सॉलिड चीजें हमारी बॉडी में पृथ्वी महाभूत बनाती है। ओके, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। मे भी यहाँ से क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में रख के पूछा जा सकता है, और इजी सा है, इसमें कोई बहुत रटने वाली चीज भी नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक। इसके बाद ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। जब आप पीजी की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी, और एक आध बार जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि कृष्ण मंडल का प्रमाण क्या है, ठीक है। तो ये होता है जैसे हमारा जो आई बॉल है, ये सपोज हमारा आई बॉल है, इसका हम जब 3 हिस्सा कर दें तो ये जो तीसरा हिस्सा होगा, ये आई बॉल का, ये कृष्ण मंडल का प्रमाण है, यानी कि इट इज 1/3 ऑफ द आई बॉल। हमारे आई बॉल का 1/3 हिस्सा हमारा ये कृष्ण मंडल होता है। अब इसके कृष्ण मंडल के अंदर दृष्टि मंडल छोटी सी होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये दृष्टि मंडल इस कृष्ण मंडल का 1/7 पार्ट होता है। तो ये आपको एज इट इज अपने दिमाग में रट के हमेशा के लिए बैठा लेना है। और यहाँ से AIPJT में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। आप जब पिछले 6-7 साल का पेपर सॉल्व करोगे तो किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्लियर हो गया ना कि ये आपका आईबॉल था, और ये आपका कृष्ण मंडल था, ये दृष्टि मंडल था। आईबॉल का 1/3 आपका हो गया कृष्ण मंडल, और इस कृष्ण मंडल का 1/7 हो गया दृष्टि मंडल। तो इस छोटे से पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का आपका स्टार्ट होने जा रहा है, और ये कुछ लोगों को टफ लगता है याद करने के लिए। अगर आप अभी बहुत अच्छे से ध्यान से इस 5 मिनट के चीज को पढ़ लोगे, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दोबारा इसको खोल करके कभी लाइफ में देखना भी नहीं पड़ेगा।
आपके परमानेंट मेमोरी में ये चली जाएगी। इसको बस फोकस से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आई की संरचना, नेत्र की संरचना। इसका मतलब क्या हुआ कि आयुर्वेद के अनुसार आई की हम एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मोटी मोटी तीन चीजें आती हैं, एक आती है मंडल, एक आती है संधि, एक आता है पटल। तो अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी इंसान के आंख को बाहर से ऑब्जर्व करें, ये सपोज आई है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये आईलिड होता है, राइट। अगर हम बाहर से किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एक तरीके का कह सकते हो सर्कल ही तो हुआ ये। तो मंडल का मतलब ये है कि हमारी आंखों में 5 सर्कल्स हैं। मंडल को, सर्कल को हिंदी में मंडल कहते हैं, ठीक है। तो 5 सर्कल्स हमारी आंखों में प्रेजेंट होती है, उसी 5 सर्कल को हम मंडल कहते हैं। तो सबसे पहला मंडल ये क्या कह रहा है, सबसे पहला मंडल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पक्ष्म मंडल, ठीक है। यानी कि सर्कल्स मेड बाय द आईलैशेस। तो अब ये देखो, ये हमारी आईलैशेस होती हैं, ऊपर होती हैं, नीचे होती है। तो ये भी तो एक सर्कल बना रही है 360 डिग्री का। तो ये हो गया तुम्हारा मंडल नंबर 1, यानी कि पक्ष्म मंडल। अब दूसरा सर्कल हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो आईलैश अटैच है, ये इससे इसी से तो अटैच है, आईलिड से। तो ये आईलिड भी तो एक 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसी 360 डिग्री ऑफ आईलिड को हम वर्त्म मंडल कहते हैं, ठीक। यानी कि सर्कल मेड बाय द आईलिड। और इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि ये हमारे आईबॉल, आईबॉल कहाँ होता है, आईबॉल तो यहाँ होता है ना सेंटर में, ये आईबॉल के बाहर प्रेजेंट हुई मंडल है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजी में कि आपका कौन सा मंडल है पांचों में से जो आईलैश मतलब नेत्र गोलक के बाहर प्रेजेंट है। या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मंडल हैं जो नेत्र गोलक के बाहर पाए जाते हैं। तो 2 मंडल हैं, एक हमारा आईलैश वाला और एक हमारी ये वाला आईलिड वाला, ठीक। इसके बाद तीसरा है श्वेत मंडल, ठीक। ये डायग्राम हो गया। फिर तीसरा है तुम्हारा श्वेत मंडल। अब देखो, हमने ये ऊपर का तो देख लिया, 2 सर्कल 360 डिग्री का। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो किनारे किनारे किसी भी अपने आसपास किसी का भी आंख देखो या खुद का ही मिरर में देखो, तो ये जो तुम्हारा व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, ये किनारे किनारे भी है, ऊपर ऊपर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और जब तुम इस पूरे आईबॉल को बाहर निकालोगे तो तुम पाओगे कि व्हाइट वाला पार्ट भी 360 डिग्री घूम करके एक गोला बना रहा है, एक मंडल बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो इसी सर्कल को हम कहते हैं श्वेत मंडल, ठीक। फिर ये सेंटर में जो तुम्हारा कृष्ण मंडल है, ठीक है, काला पार्ट ऑफ आई, ये भी एक सर्कल बना रहा है, इसी को हम कहते हैं कृष्ण मंडल। और इसके सबसे सेंटर में होता है दृष्टि मंडल, जो ये भी एक सर्कल बना रहा है। तो टोटल इन्हीं 5 गोलों को, जो 5 गोले हमारे बन रहे हैं आंख में, फ्रंट वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर ये व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, फिर ये ब्लैक पार्ट ऑफ द आई और ये दृष्टि वाला, इसी को हम कहते हैं 5 मंडल, हमारे आंखों की 5 सर्कल्स, ठीक है। इसके बाद 6 संधियां होती हैं। अब ये संधियां क्या है भाई, ठीक है। अब देखो, इसको भी बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है, एक बार अभी ध्यान से सुन लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे। देखो, पहले इसका मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक। संधियां क्या हैं, संधियां हैं जो जंक्शंस होती हैं हमारी आंखों की, ठीक है। यानी कि आसान भाषा में, जिस पॉइंट पर 2 लोग आपस में ज्वाइन या टच हो रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको हम संधियां कहते हैं, ठीक। जैसे टोटल 6 संधियां दी हुई हैं, ठीक। अब इतना तो समझ में आया, जिस पॉइंट पे 2 लोग टच कर रहे हैं आपस में। अब हम इस फिगर के माध्यम से देखें, ठीक है। देखो, ये हमारा सबसे, ये हमारा वो है जिसको हम बंद करते हैं, आईलिड हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक। ये हमारा आईलिड हो गया और ये आईलैशेस हो गई, ठीक है। ये आईलैशेस हो गई, यानी कि ये पक्ष में हो गया। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा वर्त्म था, आईलिड थी, और ये जो हमारा पक्ष में था, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये एक जंक्शन बन रहा है ना, ये एक संधि बन रही है ना, दोनों में मीटिंग हो रही है ना। तो इसी को हम संधि कहते हैं। तो इस संधि का नाम क्या हो गया, कौन किससे मिल रहा है, पक्ष में जो है
वो वर्त्म से मिल रहा है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, पक्ष्म वर्त्मगत संधि। और अपनी ही आंख को इमेजिन करके तुम इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हो। केवल दो लोग जो आपस में मिल रहे हैं उनको तुम कॉम्बिनेशन बनाते जाओ बाहर से अंदर की तरफ। अब सबसे बाहर तो यही दोनों मौजूद थे, तो इन्होंने संधि बना ली। अब हम थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये जो हमारा वर्त्म है, आईलिड है, ये इमीडिएटली किससे टच हो रहा है, वो इस पार्ट ऑफ द आई से टच हो रहा है हमारा। ये तो सेंटर वाला पार्ट तो आई, अभी इसको छोड़ दो, कृष्ण भाग को, दृष्टि को। यहाँ पर क्या है, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, राइट। तो ये जो हमारा आईलिड है, ये अब व्हाइट पार्ट के टच में चारों तरफ आ रहा है, ठीक। तो जो अगला जंक्शन, अगला मीटिंग हो रहा है, अगली संधि बन रही है, वो इस पार्ट और इस व्हाइट पार्ट के बीच में बन रही है। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, वर्त्म शुक्लगत संधि कह दिया, ठीक। अब ये हमारा शुक्ल भाग था, आंखों का सफेद हिस्सा। ये इसके बाद अंदर की तरफ बने तो किससे कम्युनिकेट करेगा, ये कृष्ण भाग ऑफ द आई से कम्युनिकेट करेगा। यानी कि जो आंखों का काला हिस्सा है और सफेद हिस्सा है वो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये दोनों जंक्शन बना रहे हैं, तो ये भी एक संधि हो गई। इसको हमने कह दिया शुक्ल कृष्णगत। अब कृष्णगत भाग ये वाला था, ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये अंदर जो सबसे अंदर की पुतली है, ये है दृष्टि है, इससे कृष्ण जो है आपस में मीटिंग कर रहा है। तो ये और ये आपस में मिलकर के कृष्ण संधिगत संधि बना दिया, राइट। और सबसे अंदर दृष्टि मंडल प्रेजेंट होती है। इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। बस आपको अब बाहर से अंदर की तरफ ये देखना है कि कौन किससे टच हो रहा है, और उसी के नाम से आपको संधि बना लेनी है। तो टोटल हमारी 6 संधियां होती हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, पक्ष्म वर्त्मगत यानी कि पक्ष और वर्त्म के बीच का जो टच हुआ, फिर वर्त्म इसी सीक्वेंस में आओ, देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं ना। पक्ष में बना वर्त्म के साथ, फिर वर्त्म बना शुक्ल के साथ, फिर शुक्ल बना कृष्ण के साथ, कृष्ण बनी दृष्टि के साथ, दृष्टि बनी, बस इतना, इन चारों का तुमको याद रखना है, ठीक। अब ये तो 4 संधियां क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब 2 संधियां और होती हैं, इसको समझना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी परमानेंट मेमोरी में तुम्हारे चला जाएगा, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तुम्हारी आंख है, ये आई नंबर 1 हो गया, ये आई नंबर 2 हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा नोज हो गया सपोज, ठीक। तो 2 संधियां, 2 जंक्शंस यहाँ पर भी होती हैं। एक ये दोनों कॉर्नर पे हो गई, जिसको हम एक गिनेंगे, और एक यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो जो संधि नाक के पास प्रेजेंट होती है, जो संगन दोनों नाक के यानी कि नेजल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं कनीनक संधि, ये वाली। और जो कॉर्नर एजेस पे जो संधि प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं अपांग संधि। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कि जो नाक के पास प्रेजेंट है वो कनीनक, नक आ रहा है उसमें तो कनीनक, और जो किनारे पड़ा हुआ है उसको, इसको तुम अपांग कह दोगे। अब जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हो, बोलना नहीं चाहिए। जो अपांग लोग होते हैं यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं, उसको समाज में क्या करते हैं लोग, दूर दूर रखते हैं, उनको बहिष्कार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो जो दूर दूर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, अपांग संधि कहते हैं। ये दूर दूर जंक्शन पे प्रेजेंट है। और जो जस्ट इमीडिएट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कनीनक संधि, ठीक। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये दोनों तीनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो फॉर श्योर आएगा, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पटल, ठीक। अब पटल का तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि पटल में हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि जो हमारे आंखों में आपके टाइम लेयर्स होती हैं, 4 पटल होते हैं, उसी से ये जो आपकी ये वाली बीमारी होती है ग्लोकोमा, ठीक है, जो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में, वो इसी पटल के डिफॉर्मिटी की वजह से होती है। तो अब आसान भाषा में समझते हैं कि पटल क्या है, ठीक। तो हमारी आंखों के ऊपर ऐसे समझ सकते हो कि ईश्वर ने कुछ कवरिंग्स दे रखी हैं, कुछ पर्दे बना रखे हैं इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, कुछ कवरिंग्स बना रखी हैं। तो उन्हीं कवरिंग्स को हम पटल कहते हैं। टोटल कितनी कवरिंग्स होती हैं, टोटल 6 कवरिंग्स होती हैं हमारी आंखों में, ठीक। 2 कवरिंग तो तुम्हारी वर्त्म की हो गई, कैसे,
जब तुम्हारे आंखों में, जब तुम रोड पे चल रहे होते हो और सपोज अचानक से धूल आ जाए, तो आपके इंस्टिंक्ट के वजह से, आपके रिफ्लेक्स के वजह से तुरंत हमारी आंखें, हमारी पलकें बंद हो जाती हैं। तो ऊपर एक वर्त्म का ढक्कन था, नीचे एक वर्त्म का ढक्कन था, दोनों आपस में जुड़ गया। तो एक तरीके से ये भी तो पर्दे का कवर का काम कर रहे हैं ना। तो ऊपर के वर्त्म को और नीचे के वर्त्म को मिला करके हमने दो गिन लिया। ठीक, दो कवरिंग तो ये हो गई। अब इसके अलावा चार कवरिंग जो है वो हमारे नेत्र गोलक के लिए स्पेसिफिकली चार बॉडीगार्ड्स बनाए हैं भगवान ने। ठीक है, पूरी आंख को तो इन दोनों ने कवर कर लिया ऊपर नीचे। अब हमारा जो आईबॉल है उसी में तो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए चार लेयर्स बनाई गई हैं, 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल। अभी मैं जो जहां पर पेन को ले जा रहा हूँ सिर्फ आप वहीं पे फोकस करो और कहीं मत फोकस करो। तो प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे प्राइम मिनिस्टर की लेयर्स में सिक्योरिटी होती है ना, कि फर्स्ट लेयर में एकदम इमीडिएट लेयर में एसपीजी लेयर होता है, सबसे लास्ट लेयर में लोकल पुलिस होती है, फिर ऐसे ऐसे करके सीआरपीएफ वाले होते हैं। तो उसी तरह हमारी आंखों में भी 4 लेयर की सिक्योरिटी है। तो जो प्रथम, इसमें क्या पूछता है क्वेश्चन कि कौन से लेयर का कौन से महाभूत से रिलेशन है, राइट। तो इसको मैं अभी के अभी आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ। जो प्रथम लेयर है, प्रथम पटल है, ये तेजो जल आश्रित है। ठीक, तेज का मतलब क्या हुआ, अग्नि महाभूत, और जल मतलब तो जल महाभूत हो गया। द्वितीय पटल जो है वो मांस आश्रित है, इसमें मांस महाभूत का इन्वॉल्वमेंट है। तृतीय पटल में मेद आश्रित यानी कि मेद महाभूत, और सॉरी धातु का, ठीक है, धातु में उसकी बात कर रहा हूँ। और चतुर्थ वाले में अस्थि का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अजा मांस में अस्थि है, ये वाला। ठीक है, अजा मांस में अस्थि है। तो अजा को हमने क्या ले लिया, ऐसे पहले तुम लिख लेना, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल। ठीक, और अजा, पहले वाले में हमने अजा डाल दिया, अजा मतलब बकरी होती है। तो अजा को हमने देखा कि आ से अग्नि, जा से जल, तो ये आ से अग्नि, जा से जल। ठीक, ये हो गया प्रथम पटल। मांस, मांस से द्वितीय पटल में डाल दिया। में मतलब हो गया मेद, ये तृतीय पटल में आ गया। अस्थि, अस्थि मतलब हो गया चतुर्थ पटल में। अजा मांस में अस्थि है, तो ऑब्वियस सी बात है बकरी के मांस के साथ अस्थि भी होती है ना, बोन पीस और मस्कुलर पीस दोनों होता है ना। तो इस ट्रिक से हम इसको पूरा कोरिलेशन याद कर लेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है, मंडल, 5 मंडल, 6 संधियां और 6 पटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मान के चलना कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये यूजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ, फिर मैं उसको क्लियर करूँ, नहीं तो आगे बढ़ूँ। छोटा सा टॉपिक और एक बचा हुआ है लास्ट। ठीक है, सभी लोगों को, कौन कौन है, हिमानी, आदिल खान, कृष्णा, अमीशा, संदीप, आकांक्षा, बुद्धेश्वर, अनुज, सुधा, अपर्णा, निधि, सबको क्लियर है? यस यस सर। हैंड सर। रेस, हैंड रेस कर दो। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो आज आपका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट प्लस आई का जो बेसिक आपको आना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसका पीडीएफ। तो आपको जो मैंने पढ़ाया है जिस सीक्वेंस में, वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होगा, तो वो आपको मिलेगी बाद में। लेकिन अभी आप लाइव पढ़ो तो लाइव में ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन होगा तो क्लियर भी होगा, कंसंट्रेट होकर आप पढ़ पाओगे। अब देखो, एक और टॉपिक है छोटा सा, नेत्र कोलक के बंद। ठीक है, अब जैसे ऐसे इमेजिन करो कि जो क्रिकेट में हम बॉल खेलते हैं, ये बॉल है क्रिकेट का। ठीक है, तो ये इसका नेचर क्या होता है, ये आगे पीछे भागता रहता है, राइट। कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, राइट। तो इसको अगर इसी तरह से हम अपने आई बॉल को इमेजिन करें, तो ये आई बॉल भी तो भाग सकता है, ये भी तो बॉल का स्ट्रक्चर है। तो इसको रोकने के लिए, अपने पोजीशन पे बने रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसी चीजों को हम क्या कहते हैं, बंद कहते हैं, या फिर मॉडर्न के अनुसार सपोर्ट्स ऑफ द आई बॉल कहते हैं, ताकि ये अपनी जगह से भागे नहीं बॉल की तरह। तो कौन कौन से बंद हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको अपने पोजीशन पे बनाए रखती है? तो वो है तुम्हारा वेसल, टेंडेंस,
एडिपोज टिश्यूज, कार्टिलेजिनस बोन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन अलोंग विथ इट्स वेसल। आयुर्वेदा अनुसार देखें तो सिरा, कंडरा, मेद, ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, तभी तो हमारा एक वो हिस्सा जिंदा है। और कलकास्थि और सिराओं से युक्त श्लेष्मा। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बंद का मतलब यही होता है कि वो चीजें जो उसको होल्ड करके रखी हुई हैं। ठीक। तो यहाँ तक तुम्हारा जो था वो नेत्र शारीर से मतलब कि जो नेत्र है उसकी एनाटॉमी हमने पढ़ी कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से उसके एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं, ये सारा चीज हमने पढ़ा। ठीक है। शुरू से अभी तक मैं एक बार आपको पेजेस दिखा देता हूँ केवल कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज, क्या क्या कवर कर लिया है। देखो, आज हमने शल्य तंत्र की निरुक्ति, परिचय, परिभाषा, इतिहास पढ़ लिया। ठीक है। नेत्र शारीर पढ़ लिया, एनाटॉमी आयुर्वेद और मॉडर्न के अनुसार। नेत्र में जो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मंडल, संधि, पटल, ये पढ़ लिया। अब ये मैं आपको 5 मिनट के अंदर में निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप पढ़ा दूंगा। चिकित्सा तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको तो अलग से ही पढ़ाऊंगा। आज आपको ये 5 मिनट में मैं अभी पढ़ा के लेक्चर खत्म कर दूंगा। और थोड़ा सा हिंट आपको इसका दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर अधिष्ठान तो फिर वो चलते रहेंगे 15 दिन की क्लास में। ठीक। तो ये शालाक्य की निरुक्ति हो गई, परिभाषा हो गया, अवतरण हमने देख लिया, शालाक्य आया कहाँ से, इसके कौन कौन से आचार इससे रिलेटेड थे ये पढ़ लिया, आयुर्वेद के अनुसार किस हिस्से को क्या कहते हैं, मॉडर्न के अनुसार किस हिस्से को क्या कहते हैं, उसका क्या काम है ये हमने देख लिया। ठीक है। डायमेंशंस हमने देख लिए कि आयुर्वेद में क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है बॉल का, उसका किससे रिलेशन किया गया है, गौस्तनाकार, महाभूत से क्या रिलेशन है ये देख लिया। कंपैरिजन देख लिया हमने कि कृष्ण मंडल दृष्टि मंडल का प्रमाण क्या है। फिर ये हमने एक इम्पोर्टेंट मंडल, संधि और पटल देख लिया कि इसका मतलब क्या है, और प्लस ये होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। इसको तो आप एक बार अभी क्लास के बाद 10 मिनट रिवाइज करना, आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और अगर अभी टाल दोगे तो फिर हमेशा भूल जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हमने सपोर्ट्स ऑफ द आईबॉल देख लिए। ठीक। अब देखो, अब ये आ रहा है तुम्हारा नेत्र रोग का सामान्य निदान। निदान का मतलब क्या होता है कि किन कारणों से हमारी आंखों को डिजीज हो रही है, राइट। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है वो क्या बताया गया है, निदान परिवर्जन, राइट। निदान परिवर्जन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे बॉडी में अगर डिजीज हो रही है तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर तुम पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे से ले लो और जिस कारण से उसको वो बीमारी हुई है अगर वो कारण तुम रुकवा दो तो उसकी बीमारी को तुम 50% ठीक कर ले जाओगे। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग का आयुर्वेदा में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर तुम मेडिसिन दिए जा रहे हो और उस बंदे का वो निदान नहीं बंद हो रहा है तो ये इसी तरह हो जाएगा कि ये बाल्टी है, ये तुमने पानी इधर से तुम पानी डाल रहे हो और इधर से तुमने छेद कर रखा है। ठीक है। एक तरफ पानी आ रहा है, निदान आ रहा है, एक तरफ ये पूरा निकल जा रहा है। तो इसीलिए निदान परिवर्जन का इंपॉर्टेंस है। तो हम अभी नेत्र पढ़ रहे हैं, नेत्र में होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हैं भाई जो आंखों को नुकसान करती हैं और आंखों में बीमारियां पैदा कराती हैं। तो उष्ण, ये क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग आंसर में रख करके पूछेगा। ठीक है। इसको हल्के में मत लेना कि ऐसे ही हल्का टॉपिक समझ के उड़ा देना। जब एग्जाम में लिखना होगा ना तो कंटेंट ही नहीं याद आएगा कि क्या लिखना है। तो वो इसमें क्या लिखा है, जब आप किसी उष्ण स्थान से आकर के इमीडिएटली शीतल जल में प्रवेश कर जाते हो, जैसे आप गर्मी से आए, जैसे बच्चे करते हैं मोस्टली जिनके अपार्टमेंट के पास स्विमिंग पूल होता है, कि वो स्कूल से आते हैं और डायरेक्टली जा करके स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। तो उसका इमीडिएट इफेक्ट उनकी आंखों पे पड़ता है। ठीक है। दूर की वस्तु को देर तक देखना, फिर रात्रि में ना सो करके दिन में सोना, ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे जनरेशन में, सब नाइट आउल है, राइट। उसके बाद अत्यधिक रोना, बहुत ज्यादा रोगे और क्रोध करोगे, शोक करोगे, यानी जितनी भी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स होती हैं उनका हमारी आंखों पे असर पड़ता है, राइट। नेत्र पे आघात लग गया, चोट लग गई, वो तो कॉमन सेंस वाली चीज हो गई। ठीक है। इसके बाद जो सिरका होता है, अम्लीय पदार्थ होता है, जैसे तुम लोग को पता होगा, हम लोग की मम्मियाँ कहती हैं कि अचार ज्यादा मत खाया करो, खट्टी चीजें ज्यादा मत खाया करो, राइट। तो उसका कहीं ना कहीं इससे भी रिलेशन है कि आंखों को खराब करता है। ठीक है। सिरका, अम्लीय पदार्थ, उड़द का अति सेवन, ये नहीं करना चाहिए। अधाड़ीय वेग तो हमारे पूरे आयुर्वेद में हर जगह ही मना है, तो ऑब्वियस सी बात है आंख में भी मना ही होगा। फिर अति स्वेदन,
जब आप थेरेपी करा रहे हो, ठीक है, तो लाइक पंचकर्मा कराने गए हो, वहां पे आप अतिस्वेदन करा रहे हो, तो वो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है। ठीक। या आप मान लो गर्मियों में ब्लोअर के सामने बैठे रहते हो आंख खोल करके, तो वो आंखों को खराब करता है। अत्यधिक मैथुन, इससे भी आंखें खराब होती हैं। अत्यधिक सिगरेट पीना, धूमपान करना आज के टाइम पे जो होता है, तो यहाँ पे धूमपान ऑब्वियसली उस वाले धूमपान से आयुर्वेदिक से है, लेकिन अगर आज के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो सिगरेट पीने वालों की विजन कंपैरेटिवली कमजोर होती जा रही है। ठीक है। फिर वमन वेग को रोकना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप जब आधारीय वेग अपने आयुर्वेद में पढ़ते थे तो यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वमन वेग को जब आप रोकते हो, आपको वॉमिटिंग आ रही थी, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आप उसको रोक रहे हो, और आपको डेली मोशन सिकनेस की बीमारी है, लेकिन आपको मजबूरी में जाना पड़ता है अपने ऑफिस में या कॉलेज में, और आप अपनी उल्टी को रोज रोकते हो, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये आप हिस्ट्री टेकिंग में लोगे तो पेशेंट से आप ये चीज़ से डायग्नोस कर सकते हो। या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, आपको कुछ मान लो अल्सर वगैरह है, या पेट में कोई ट्यूमर वगैरह है जिससे आपको फ्रीक्वेंट उल्टियां होती रहती हैं, तो उसका एक कनेक्शन सोचो आपके आंख से है, वोमिटिंग का। फिर अश्रु वेग को रोकना, और सूक्ष्म वस्तुओं को देर तक देखना। तो ये एक आपका बेसिक सा निदान है, इसको आप रिलैक्स माइंड से एक बार देख भी लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत टफ चीज नहीं है, बस ये है कि एक बार अटेंटिव होकर के इसको ध्यान से देख लेना। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निदान है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पार्ट वाले में रख करके। फिर पूर्व रूप की बात करते हैं कि किसी को नेत्र रोग होने वाला है, कोई पेशेंट है, तो हमें जैसा कि पता है कि कोई भी बीमारी होने से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है, तो इसमें भी आंखों में भी जब आपको कुछ बीमारी होगी तो ऐसा नहीं होगा एकदम से कोई अंधा हो जाएगा। पहले उसको आंखों में धुंधलापन दिखेगा जिसको आविलता कहते हैं। फिर उसको संरंपता यानी कि रेडनेस आएगी आंखों में, अश्रुस्राव होगा, कंडू होगा, इचिंग होगी। उसके बाद रूप दर्शन असामान्य हो जाएगा उसका। ठीक है, ये 5 चीजें हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर दोष का रिलेशन दे रखा है कि जब हमारे दोषों का, जैसे दोष तो पूरे बॉडी में ही बैलेंस स्टेट में प्रेजेंट है, अब मान लो कि वो डिसबैलेंस हो गए आंखों में, तो कौन सा दोष क्या करेगा? तो ये जो तुम्हारा वात दोष है, ये इसका प्रिकिंग नेचर ही होता है, बॉडी में कहीं भी तोद होता है तो उसके लिए मोस्टली 99% टाइम्स वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके तुमने बहुत केसेस भी नॉर्मली ओपीडी में देखोगे कि पेशेंट आता है कहता है सर सुई चुभने जैसी पीड़ा हो रही है आंखों में। तो तुमको अगर आयुर्वेद अनुसार डायग्नोसिस बनानी है तो तुम आंख बंद करके कोई भी वात सामक चीज उसको दे दोगे तो उसको वो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि प्रिकिंग पेन इसका कौन से दोष से उसका रिलेशन है। और ऑब्वियस सी बात है कि नेत्र कोशों में शूकपुरुषता, शूकपुरुषता का मतलब ऐसा उसको लगेगा कि मेरे आंखों में कांटे चुभ रहे हैं, ठीक है, धान के कांटे चुभ रहे हैं। और गर्मी कहीं भी शरीर पे है, नेत्र में दाह हो रहा है, इसका भी पेशेंट तुमको ओपीडी में बहुत कॉमनली मिलेगा। तो वो तुमको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ कौन सा दोष इन्वॉल्व है। अच्छा, पित्त है, तुम कोई भी पित्त शामक औषधि दे दो, उसके नेत्र रोग में भी उसको फायदा मिल जाएगा। फिर गुरुता, कंडू, ये दोनों, इचिंग हो रही है, खुजली के पेशेंट भी बहुत आते हैं, तो उसमें तुम रिलेशन कफ सामक चीजें दे करके रिलेट कर सकते हो। और रेडनेस है तो ऑब्वियस ही बात है कि रक्त प्रकोप हुआ है, राइट। तो ये बेसिक सा एक था कॉमन सेंस वाली चीज। अब हम देखते हैं संप्राप्ति। ये क्वेश्चन भी रख करके डायरेक्ट एग्जाम में पार्ट में पूछता है कि नेत्र रोग की सामान्य संप्राप्ति लिखिए। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज है कि पेशेंट ने कुछ उल्टा पल्टा खाया, कोई उल्टा पल्टा आहार विहार किया, ठीक है, उसके दोष सबसे पहले प्रकोपित हुए। उसके बाद क्या हुआ, वो सिरा का अनुसरण करके, अब भाई दोष विकृत हुए तो वो दोष विकृत होकर के किसी के थ्रू ही तो आंख में जाएंगे। जैसे मान लो तुमने कुछ खाया, जैसे मैंने बताया कि वोमिटिंग से भी आंखें खराब होती हैं, तो अब उसने कुछ खाया, उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ, फिर यहीं से तो दोष ट्रेवल करके जाएंगे, तो वो किससे जाएंगे? वो सिरा का अनुसरण करके जाएंगे। और आयुर्वेद में कई जगह पे आप पाओगे कि कभी कभी दोष सिरा का अनुसरण करके जाते हैं, कभी कभी धमनी का अनुसरण करके जाते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि वेसल्स के थ्रू ही तो इन्फेक्शन ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर सिरा वाला जो पॉइंट है ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रख करके पूछ लेगा कि नेत्र रोग में किसका अनुसरण करके पहुंचते हैं, तो सिरा का अनुसरण करके पहुंचते हैं। और इसको याद करने का आसान तरीका है कि धमनी तो आर्टरी होती है, आर्टरी तो प्योर होता है, वो तो प्योर ब्लड है। वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर होती हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गंदी चीज ऊपर जा रही है तो सिरा का अनुसरण ही करके जाएगी, कॉमन सेंस से हो जाएगा। फिर क्या हमने देखा, निदान सेवन किया, वात दोष प्रकोपित हुआ,
सिरा का अनुसरण करके पाइपलाइन पकड़ के ऊपर गया, शरीर के ऊर्ध भाग में पहुंचकर नेत्र रोगों को क्रिएट किया। इतना सिंपल सा संप्राप्ति आपको लिख के आना है, ठीक है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नेत्र रोग की सामान्य चिकित्सा क्या है। जैसा मैंने बताया था, आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निदान परिवर्जन होता है, और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम दोषों का शमन कर देते हैं। तो बात आदि दोषों का शमन करना, ये सामान्य चिकित्सा हो गया। बाकी इन डिटेल चिकित्सा में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ से टॉपिक कल का लेक्चर का कंटिन्यू होगा कि नेत्र रोगों का वर्गीकरण, जो मेन पार्ट है, जो आपको इसी से एग्जाम को पास करना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जो नेत्र रोग होता है, ये टोटल हमारे आयुर्वेद के अनुसार 76 प्रकार की बीमारियां हमारी आंखों में होती हैं, ठीक। तो अब इस 76 को एक सिस्टम से क्लासिफाई करके रखा गया है, ताकि कोई अगर बच्चा या कोई डॉक्टर उसको एज इट इज मेमोराइज करना चाहता है, तो उसको वो 76 बीमारियां सीक्वेंस से याद रहें। तो इसको टोटल 4 मोटा मोटा क्लासिफाई किया गया था। पहले दोषानुसार, अधिष्ठान अनुसार, साध्यता अनुसार और चिकित्सा के अनुसार। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा कि ये कैसे पढ़ना है। इतना आपको अभी याद रखना है कि आंखों में 76 प्रकार की बीमारी होती है, और ये आपके एआईपीजीटी, आपके एमओ के पेपर और आपके यूजी के पेपर, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको सीक्वेंस से याद करना ही शला के पेपर का सबसे टफेस्ट काम है। आप कर्ण रोग, नासा रोग, सिरो रोग, मुख रोग, इसको आसानी से याद कर लोगे। लेकिन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, वो ये है। और इसको अगर सिस्टम से ना पढ़ा जाए, तो ये एक दिन याद रहता है, फिर भूल जाता है, कभी भी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है। तो इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से न्यूमोनिक्स के थ्रू एक एक चीज आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इसके मेरे पास पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, न्यूमोनिक्स हैं, उसमें पीजी के पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, यूजी के भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये आपके हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब देखो, जो मैंने तुमको पार्ट पढ़ाए थे वहां पे, कि कृष्णगत पार्ट होता है, शुक्लगढ़, व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज, संधिगत पार्ट, जंक्शंस जो थी वर्त्म में होने वाले, दृष्टि में। अब इसी का देखो लिखा हुआ है कि इसमें 4 बीमारियां होती हैं। व्हाइट पार्ट, सफेद हिस्से में 11 बीमारियां होती हैं। इसमें संधियों पे 9 बीमारियां होती हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमें पूरा पढ़ना है। टोटल 52 साध्य है, और असाध्य 17 होती हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको एकदम अच्छे से सीक्वेंस में याद कराऊंगा, कि आपको ना फिर यूजी में देखना पड़ेगा, ना पीजी में दिक्कत होगी। और शाला के एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम लोगों को फाइनल ईयर में हो ना तुम सबके सब, तो अगले ही साल, एक साल जस्ट इंटर्नशिप के बाद तुमको शलाका का पेपर देना है। तो यकीन मानो कि ये पीजी की तैयारी के टाइम पे बहुत तकलीफ देती है, अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर तुम इसी टाइम पे यूजी पीजी दोनों का एक साथ लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो तुमको पीजी में एक बहुत ही बड़े हिस्से का लोड खत्म हो जाएगा। और जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें काफियों से तुम पहले ही आगे हो जाओगे। और ये गलती कभी मत करना कि मैं इंटर्नशिप के बाद जाकर के पीजी की तैयारी करूंगा। अभी से चीजों को जब तुम अच्छे से याद रखोगे, तो यहीं से क्वेश्चंस बन करके पीजी में जाते हैं। बशर्ते तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक सब चीजें पता हो। और दूसरी चीज, कभी भी एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो। पढ़ रहे हो तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ो। डॉक्टर बनने के लिए तुम बीएमएस कर रहे हो, ना कि एग्जाम पास करने के लिए। नहीं तो अपने सीनियरों को उठा करके देखना, जो भी प्राइवेट वाले हो, कि उनकी क्या हालत है, वो कैसे भटक रहे हैं, कितनी नौकरी मिल रही है, कैसा हालत है उनका। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। वो भी यही गलती करते थे कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते गए। कब तक भागोगे? एक टाइम आएगा ना जब तुमको डॉक्टर रियलिटी में दुनिया को फेस करना पड़ेगा, तो वहां बेइज्जती होगी। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो। मैं इसका 15 दिन का सीक्वेंस चलाऊंगा। 15 दिन में मैं ये पूरा आयुर्वेदिक पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 सब कुछ खत्म कर दूंगा। और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव सेशन रहेगा, टाइमिंग हम लोग म्यूचुअल बना लेंगे। और जिसको जो सुटेबल लगेगा, फिर वो मुझे फीडबैक दे सकता है। तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई? यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत, कुछ ऐसा पार्ट जो ना समझ में आया हो? नो सर। और ये ऐसे स्टाइल में पढ़ाया गया है कि आप चाहे एनसीआईएसएम से हो, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, जो भी आपका कॉलेज हो, है तो ये आयुर्वेद की ही चीज ना, वहीं से उठा करके ये सारे टॉपिक्स आए हैं ना। बस उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपको अगर समझ में आ गया है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो आप किसी भी पेपर में जाकर के ये पॉइंट्स लिखोगे, तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वहां से नंबर काट ले। क्योंकि आप एग्जैक्ट चीजें लिख रहे हो, जेन्युइन चीजें लिख रहे हो।
फालतू चीजें थोड़ी लिख रहे हो। और यही टॉपिक उठा करके घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा यूजी में भी पीजी में भी। तो अभी से कम सालाक को आप ऐसा प्रिपेयर करो कि 15 दिन के अंदर अंदर में आपका यूजी और पीजी के लिए सालाक के सब्जेक्ट का हेडेक खत्म हो जाए, क्योंकि बाकी और बड़े बड़े हेडेक आपका वेट कर रहे हैं। आपके 4th ईयर में अभी आपका काय चिकित्सा है जो अपने आप में समुंदर है, सिरदर्दी वाला सब्जेक्ट है, रिसर्च है, हवा ही नहीं लगता कि उसमें क्या करना है। तो एटलीस्ट उनके लिए अपने सिरदर्द को बचा के रखो और एक सब्जेक्ट अपना अच्छे से तैयार कर लो 15 दिन के अंदर में। इसके बाद फिर मैं, जब आपको पसंद आएगा, आपका रिक्वेस्ट आएगा, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट को फिर से स्टार्ट करूंगा, उसको भी ऐसे लिमिटेड टाइम में, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी पास आउट हूँ। मुझे पता है कि अवेलेबल हर जगह कंटेंट है, लेकिन कौन उसको समराइज करा के हमें कम टाइम में हमारे दिमाग में घुसा दे रहा है, वो ज्यादा अच्छा टीचर होता है। इसीलिए मैंने सिर्फ 15 दिन का इस सीरीज को रखा है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ के फिर आप अच्छे से उसको रिवीजन करते रहो। ठीक है।